सभी को नमस्कार। हम कर रहे थे लेसन मुद्रा और साख। आज हम करने जा रहे हैं इसी लेसन में ऋण की शर्तें, यानी ऋण से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ऋण लेते हैं तो ऋण की शर्तें क्या होती हैं। एनसीईआरटी की बुक में ना बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए हैं। ऋण की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए हम भी उसी उदाहरण को लेते हैं। आपकी बुक में सबसे पहले उदाहरण दिया है सलीम का उदाहरण। सलीम जूते बनाता है। उसको अभी त्योहार का मौसम आने वाला है तो 3000 जूतों के ऑर्डर मिलते हैं। अब वो ऋण के रूप में 2 चीज़ें लेता है। एक तो चमड़े वाले से चमड़ा उधार मांग लेता है। दूसरा, जो जूते के उसको ऑर्डर देता है ना, उससे एडवांस मांगता है, अग्रिम भुगतान 1000 जूतों का अग्रिम भुगतान मांगता है और वो अपने जूते तैयार कर लेता है। ठीक है, अब वो जूते तैयार हो जाते हैं और उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। ठीक। दूसरा उदाहरण दिया है स्वप्ना का उदाहरण। स्वप्ना एक खेत की किसान है। उसके पास बहुत ही कम ज़मीन है। वो बीज डालने के लिए, खाद डालने के लिए, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए ऋण लेती है। फसल अच्छी नहीं हो पाती तो वो ऋण नहीं लौटा पाती। अगली फसल आती है, अगला फसल का समय आता है बीजने का, फिर से उसे उधार मांगना पड़ता है। पहला उधार भी वापस नहीं हुआ, उसका ब्याज भी वापस नहीं हुआ और दूसरा उधार लेना पड़ा। अब दूसरी बार उसकी फसल ठीक होती है, लेकिन इतनी फसल नहीं होती कि वो अपना पूरा ऋण लौटा पाए। उसको हर बार ऋण लेना पड़ता है, लेकिन वो पूरा ऋण चुकाने में कभी भी सफल नहीं हो पाती, सक्षम नहीं हो पाती है। वो ऋण जाल में फंस जाती है। ऋण जाल में फंसने का मतलब होता है ऋण से बाहर ना निकल पाना। यानी जो ऋण लेने वाला है ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो ऋण से बाहर नहीं निकल पाता, पूरा ऋण कभी नहीं चुका पाता, तो उसको हम कहते हैं ऋण जाल में फंस जाना। ठीक है। अब उसको अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ती है। अब उस ऋण को लौटाने के लिए, ऋण जाल में जब व्यक्ति फंसता है या ऋण जाल में जब आता है व्यक्ति, तो उसको ऋण जाल को पूरा करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसे बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। कष्ट का मतलब, जैसे स्वप्ना ने अपनी ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा बेचा, किसके लिए? कि ऋण मुक्त होने के लिए, है ना। जैसे आप ऋण लेते गए, बढ़ता चला गया ब्याज, ऋण लेते गए हम, और अब हमारे पास इतने पैसे हो ही नहीं पाते कि हम इस ऋण को कभी भी लौटा पाएंगे। और फिर हमको अपनी कोई चीज़, यानी ज़मीन हो सकती है, सोना हो सकता है, बेचनी पड़ती है, जो हमारे लिए बहुत कष्टदायक होता है, बहुत फील होता है यार ये बेचनी पड़ी। तो इसका मतलब, इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ऋण जाल। ठीक है। सब ऋण जाल पे प्रश्न आए तो आप स्वप्न का उदाहरण दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। अब इसी उदाहरण से एक चीज़ ध्यान से समझिए, ऋण से फायदा भी हो सकता है, ऋण से नुकसान भी हो सकता है ना। सलीम को ऋण से बहुत फायदा हुआ ना, और ऋण से नुकसान स्वप्ना को हुआ। जब हम ऋण को लौटा पाते हैं तो ऋण लेना एक अच्छी चीज़ है, उससे हमारा काम चल गया, हमें लाभ हो गया। और जब हम ऋण को नहीं लौटा पाते तो ये हमारे लिए कष्टदायक होता है। जब हम ऋण जाल में फंस जाते हैं तो हमें इसको लौटाने के लिए बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है, कोई ना कोई चीज़ बेचनी पड़ सकती है, ऋण जाल में फंस सकते हैं। यानी ऋण के दोनों पहलू हैं, सकारात्मक पहलू कि उससे फ़ायदा हो सकता है, नकारात्मक पहलू। दोनों उदाहरण आप दे सकते हैं। अगर प्रश्न आए ऋण लेना अच्छी चीज़ है या नहीं, तो आपके पास सलीम का उदाहरण भी है और स्वप्ना का उदाहरण भी है। अब एक सामान्य तौर पर ऋण की शर्तें क्या होती हैं। आप ऋण लेने चाहते हैं, हम ऋण लेने चाहते हैं। ऋण लेते समय चाहे हम महाजन से ऋण लें, चाहे हम व्यापारी से ऋण लें, चाहे हम बैंक से ऋण लें, चाहे हम दोस्त रिश्तेदार से ऋण लें, हम जब भी ऋण लेते हैं तो कुछ चीज़ें हमें कमिटमेंट होती है ना कुछ, जैसे कितना ऋण लिया जाना है, कितनी ब्याज की दर होगी, ऋण आधार क्या होगा, और ज़रूरी कागजात क्या होंगे, क्या चीज़ आप गिरवी रखेंगे, है ना। ऋण आधार का मतलब गिरवी रखना होता है।
आपकी बुक में मेघा का उदाहरण दिया है। मेघा ने बैंक से 5 लाख रुपए ऋण लिया। ब्याज की दर 12% थी। नौकरी के कागजात उसे दिखाने पड़े और उसको अपनी जो मकान लिया, जिसके लिए वो मकान लेने के लिए ऋण लेना चाह रही थी, उसके कागजात उसको ऋण आधार के रूप में रखने पड़े। इसको हम ये जो कमिटमेंट करते समय ये चीज़ें ध्यान रखते हैं, इसको हम ऋण की शर्तें कहते हैं। यानी ऋण कितना लिया जाना है, कितने समय के लिए लिया जाना है, ऋण में ब्याज की दर कितनी होगी, ऋण आधार क्या होगा, ज़रूरी कागजात क्या होंगे और आपका गवाह कौन होगा। ये ऋण की शर्तें कहलाती हैं। जब भी हम किसी से भी ऋण लेते हैं, चाहे हम बैंक से लें, सहकारी समिति से लें, किसी दोस्त, रिश्तेदार या महाजन से लें, ये ऋण की शर्तें अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग जगह से लिए गए ऋण से अलग अलग होती हैं। जैसे बैंक के ऋण की शर्तें अलग हो सकती हैं, व्यापारी से आपने ऋण लिया उसकी शर्तें अलग हो सकती हैं, महाजन की शर्तें अलग हो सकती हैं, आपके दोस्त से ऋण लिया, रिश्तेदार से लिया, तो ऋण की शर्तें अलग अलग होती हैं। सभी संस्थाएं या सभी जो लोग हैं देने वाले ऋण, वो अलग अलग शर्तों से ऋण देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी शर्तें इक्वल होती हैं, ऐसा नहीं है। अब आपकी बुक में और 2-3 उदाहरण दिए हैं, बहुत अच्छे उदाहरण हैं। आपकी बुक में दिया है कि 2 दोस्त घूमने जाते हैं कि देखने के लिए कि सोनपुर गांव में चलते हैं, जहां खेत हैं, पानी की व्यवस्था है, सिंचाई की सुविधाएं भी हैं और छोटा सा गांव है। वहां चलते हैं, देखते हैं, ऋण देने वाले लोगों से मिलते हैं और ऋण लेने वाले लोगों से मिलते हैं। आइए अब हम उन तीनों की बात करते हैं। 3 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण श्यामल का दिया हुआ है। श्यामल के पास 1.5 एकड़ ज़मीन है। वो पहले ज़मीन के लिए, बुआई के लिए, जैसे खेत में उसको बीज डालने हैं, खाद डालनी है, कीटनाशक दवाइयाँ डालनी हैं, कोई उपकरण का प्रयोग करना है, तो उसको ऋण चाहिए, है ना। वो ऋण के लिए पहले महाजन से ऋण लेता था, जो 5% प्रति माह, यानी साल के 60% ब्याज, 12-5 60 हुआ ना, 60% ब्याज वसूल करता था। अब वो एक कृषि व्यापारी से ऋण लेता है जो 3% ब्याज ले रहा है उससे। कृषि व्यापारी ऋण देते समय उसके साथ ये भी शर्त रखता है कि जब आप ऋण लेंगे तो जब फसल उगकर कटेगी तो तुरंत आप हमें ही वो फसल बेचेंगे। इससे व्यापारी को डबल लाभ होता है। एक तो ऋण का ब्याज तो मिला ही मिला उसको, उसके अलावा जब फसल कटती है ना, उस समय वो सस्ती होती है, बाद में धीरे धीरे वो महंगी होती चली जाती है। जैसे ही फसल एक साथ कटी तो बाजार में ज़्यादा पूर्ति होती है तो कीमतें गिर जाती हैं। कम कीमत पर वो ले लेता है, किसानों से कम कीमत पर लिया, फिर अपने पास रखा और फिर थोड़ी थोड़ी करके बाजार में निकाला, तो तब कीमत ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसे लाभ होता है ना। दूसरा उदाहरण दिया है आपका अरुण का है। अरुण के पास 7 एकड़ ज़मीन है। उसने बैंक से ऋण लिया है और बैंक में पूरे साल की ब्याज की दर 8.5% है और वो 3 साल में कभी भी ऋण चुकाया जा सकता है। अरुण का ये कहना है कि वो अपनी फसल का कुछ हिस्सा बाजार में बेचकर इस ऋण को लौटा देगा और नए ऋण के लिए वो अप्लाई कर देगा। ये आपका अरुण का उदाहरण दिया हुआ है। उससे नेक्स्ट उदाहरण है रमा का उदाहरण है। रमा एक भूमिहीन किसान है जिसके पास ज़मीन नहीं है। वो किसी दूसरे की ज़मीन पर काम करती है। रमा के पास साल में बहुत ही कम महीने काम होता है। वो अपनी रोज़ की ज़रूरतें पूरे करने के लिए, जैसे घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वो अपने ज़मीन जो जिसके यहाँ पर काम करती है, जिसकी ज़मीन पर काम करती है, उससे ऋण लेती है, यानी ज़मींदार से ऋण मांगती है। और ज़मींदार उससे ऋण के ब्याज की दर 5% पर मंथ लेता है। और उससे उसका ये कहना है कि ज़मींदार जो है, जो जिसने उसको ऋण दिया है, उसका व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं है, फिर भी उसको उसी से ऋण लेना पड़ता है क्योंकि वो उसे ऋण दे देता है ना। इसीलिए उसको उसी से ऋण लेना पड़ता है, जबकि ब्याज की दर कितनी ज़्यादा है। क्लियर? तो आपने देखा 3 उदाहरण थे। तीनों उदाहरण में
ऋण की शर्तें अलग अलग थी ना। 4 उदाहरण थे वास्तव में। मेघा का भी तो उदाहरण है। मेघा ने बैंक से ऋण लिया, क्या क्या शर्तें थी। जब महाजन से इस व्यक्ति ने ऋण लिया तो क्या शर्तें थी। रमा ने जब ऋण लिया तो क्या शर्तें थी। 4 उदाहरण थे आपके सामने। चारों उदाहरण में जो ऋण है उसमें शर्तें अलग अलग हैं। ऋण की शर्तें अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग देने वाले के लिए, कर्जदार और उधारदाता दोनों की स्थितियों पर निर्भर करता है। दोनों का आपसी कमिटमेंट है कि ऋण की शर्तें क्या क्या होंगी। ठीक है। पेपर में कभी प्रश्न आ सकता है कि ऋण की शर्तें अलग अलग होती हैं, समझाइए। तो आपके सामने 4 उदाहरण हैं। आप दे सकते हैं। मेधा का उदाहरण भी दे सकते हैं, रमा का उदाहरण भी दे सकते हैं, अरुण का उदाहरण, जो जो आपकी बुक में उदाहरण दिया आप सीधा लिखिए एनसीईआरटी पुस्तक में दिए गए उदाहरण के अनुसार, तो भी अच्छी बात है। 4 उदाहरण दे सकते हैं। तो ऋण की शर्तें अलग अलग हो सकती हैं। क्लियर।